ऑर्गेनाइजेशन को। ये हमारा 11वां इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि वेनेजुएला ने अभी यूएन ह्यूमन राइट कमीशन में एक सीट पाया। ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि वेनेजुएला का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि वेनेजुएला में ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है। इसके बावजूद भी यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में वेनेजुएला को सीट मिला। अगर हम यूएनएचआरसी की बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2006 में, और इसका एम है कि प्रमोट करे, प्रोटेक्ट करे ह्यूमन राइट को अराउंड द ग्लोब, और इन्वेस्टिगेट करे अगर किसी भी तरीके के ह्यूमन राइट का वायलेशन हो चुका है तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन का काम करना और रिपोर्ट प्रोवाइड करना भी यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल का काम है। अगर इसमें देखें तो 47 मेंबर्स होते हैं टोटल, और ये सेलेक्ट किसके द्वारा किए जाते हैं? यूएन जनरल असेंबली के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं 3 साल के लिए, 3 साल के लिए किए जाते हैं। और एक कंट्री अगर सपोज मान लो कि वेनेजुएला ने अभी जो सीट जीती है मतलब ह्यूमन राइट काउंसिल में, तो ये कंजिक्यूटिव 2 ईयर्स 2 बार जीत सकता है। उसके लगातार ये 2 बार से ज़्यादा जो है नहीं रह सकता, इसका मेंबर नहीं बन सकता। तो टोटल कोई भी कंट्री अगर यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल का पार्ट होती है तो ये 6 साल लगातार 6 साल तक हो सकती है। उसके बाद बीच में इसको ब्रेक लेना होगा, उसके बाद फिर से ये री इलेक्ट हो सकती है। अगर देखें यूएनएचआरसी तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, और इसके मेंबर्स जो है साल में 3 बार मिलते हैं। इस पर डिबेट होता है ह्यूमन राइट के बारे में, और जो भी इस पर आता है, जो भी प्रोविजंस प्रोवाइड किए जाते हैं, पॉलिसी बनाई जाती हैं, वो नॉन बाइंडिंग होती है, और जो कि एक मेजॉरिटी वोट से पास किया जाता है। अगर इसमें ये भी इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ कि यूएस ने इसे विड्रॉ कर लिया। यूएस ने विड्रॉ करते हुए ये बोला कि लोग बस पैलेस्टाइन में जो रिफ्यूजी हैं उनके बारे में बात करते हैं, पैलेस्टाइन में जो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पैलेस्टाइन के द्वारा जो भी वायलेशन जो है कि इजराइल के लोगों का होता है उसका कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया जा सकता। एक तरीके से ये जो है कि सही प्लेटफॉर्म नहीं है ह्यूमन राइट काउंसिल का, ह्यूमन राइट का, इसलिए यूएस ने इसे विड्रॉ कर लिया। हमारा अगला है इंडिया कॉल्स फॉर रिफॉर्म इन पीस कीपिंग एट द यूएनएससी। यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें क्या हुआ कि इंडिया ने एक प्रपोजल भेजा और बोला कि इसमें जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस है, यूएन पीस कीपिंग जो सिक्योरिटी है उसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। और इसने 3 आईज प्रोवाइड की कि 3 बेसिस पे इसको चेंज किया जाए। एक तो इंसेंटिव वे में, दूसरा इन्वेशन लाया जाए, और तीसरा इसके लिए इंस्टीट्यूट बनाया जाए। जो है कि अभी इसके लिए कोई भी ना तो इंस्टीट्यूट है और ना ही इस तरीके की कोई इनोवेशन और इससे जुड़ा हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें यूएनएससी के बारे में, तो ये यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग एक तरीके के फोर्स है जो 1948 में क्रिएट किया गया था। और इसका काम क्या है कि जैसे कि ये तभी वर्क कर सकता है, ये बेसिक प्रिंसिपल पे ये है कि अगर कोई कंसेंट पार्टी है जिसका पीस कीपिंग फोर्स है, वो अगर वो अलाउ करता है तभी हो सकता है, अदरवाइज उससे ज़बरदस्ती नहीं कहा जा सकता कि आप अपने पीस कीपिंग फोर्स को वहाँ भेजो। और ये डिफेंस मैंडेट पे काम करता है, मतलब कि ये पीस प्रोवाइड करता है। ये तब तक वार नहीं छेड़ता, तब तक ये हमला नहीं करता जब तक कि सामने वाला भी इस पे मतलब वार ना करे। लेकिन जब इसके सर्वाइवल की बात आती है तो ये डिफेंस में मतलब वार कर सकता है। और डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन के द्वारा ये लेड किया जाता है। अगर हम बात करें तो इसको ब्लू बेरेट या ब्लू हेलमेट भी बोलते हैं। ब्लू हेलमेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है वो सारे के सारे ब्लू हेलमेट्स लगाते हैं, अपनी पहचान के लिए ब्लू हेलमेट्स लगाते हैं, इसलिए इनको ब्लू हेलमेट्स भी बोला जाता है। और पीस कीपिंग फोर्स की बात करें कि कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, तो ये बेसिकली वॉलेंट्री बेसिस पे होता है कि जो जितना चाहे उतना पीस कीपिंग फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। अगर अभी देखें तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है। लेकिन अफ्रीकन नेशन की बात करें, जो भी अफ्रीका में कॉन्टिनेंट में जो भी कंट्री है वहाँ से लगभग हाफ जो है पीस कीपिंग फोर्स अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही आता है। हमारा 13वां टॉपिक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अभी कुलभूषण जो जाधव का केस है उस पर सुनवाई हुई। तो अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हम बात करें तो ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, जो कि 1945 में फॉर्म हुआ था यूनाइटेड नेशन के एक चार्टर के द्वारा। और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो है हेग, नीदरलैंड में। और जो भी इसके 6 मेंबर्स हैं, मतलब कि यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में सारे 5 जो हैं उनका तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। बस यही एक ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर जो है हेग, नीदरलैंड में है।
ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो इसमें यूज़ करते हैं इंग्लिश होता है और फ्रेंच होता है। इसमें टोटल 15 जजेज होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं 9 साल के लिए, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इन 15 जजों को अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है 15 साल के लिए, उसके बाद ही इनका रिटायरमेंट होता है। अगला हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये बेसिकली इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि जो पाकिस्तान है वो यूनिलैटरली क्या किया कि जो भी पोस्टल एक्सचेंज होना था इंडिया में उसको बंद कर दिया। ये बंद क्यों किया? क्योंकि अभी जब आर्टिकल 370 हटाया गया उसके बाद जो है कि ये बहुत अजीब तरीके के जो हरकतें करने लगा पाकिस्तान, जिसने सबसे पहले तो इसने क्या किया कि जो भी पोस्टल एक्सचेंज होते थे जो पास होते थे पाकिस्तान से इंडिया जो आता था उस सारे को बंद कर दिया। अगर हम देखें यूनाइटेड नेशनल यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है ये भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, जो कि कोऑर्डिनेट करती है कि पोस्टल पॉलिसीज़ का कैसी होगी और कैसे पोस्टल का जो है एक्सचेंज होगा लोगों के बीच में। क्योंकि ये होता है ना कि जैसे हर कंट्री का अपना अलग अलग जैसे हर कंट्री का अपना पोस्टल एक्सचेंज के बारे में देखें, मेल एक्सचेंज के बारे में देखें तो हर कंट्री का अपना अलग अलग पॉलिसी है। तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसलिए आया था क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है एक यूनिक एक कॉमन जो है पोस्टल एक्सचेंज की प्रोविजंस लेके आया जाए कि ताकि इजीली जो है मेल्स को पोस्टल को एक दूसरे के साथ शेयर किया जा सके। अगर हम देखें तो इसमें 192 मेंबर्स कंट्रीज हैं और ये बेसिकली फॉर्म हुआ था जो है कि अगर ये इस्टेब्लिश हुआ था 1874 में, और ये सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड आफ्टर द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1865 में, और इसका हेड क्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में है। और अगर ये हेल्प हमने देखा कि फंक्शन इसके क्या है कि हेल्प करना, इंश्योर करना कि यूनिवर्सल लेवल पे अप टू डेट करना उनके प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, और उनके जो भी मेल्स हैं, पोस्टल्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो भी हैं उसको इजीली जो है कंट्री से दूसरे कंट्री में प्रोवाइड करना और सिक्योर तरीके से, सेफ तरीके से, यही यूनाइटेड नेशनल यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का काम है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट। रिसेंटली क्या हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया के वो 18th नाम जो है समिट जो है बाकू जो अजरबैजान में है वहाँ पे गए, अटेंड किए, और ये सेकंड टाइम है जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है इस मतलब कि नैम को जो है वो स्किप कर दिए। नैम के बारे में हम देखें तो क्या है बेसिकली ये बना कैसे कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो एक तरह क्या था, एक तरफ था कैपिटलिस्ट कंट्री जैसे यूएसएसआर हो गया और जो उसको सपोर्ट करते थे, जैसे कि यूएसए हो गया और जो उसको सपोर्ट करते थे, और सेकंड जगह क्या हो गया आपके सोशलिस्ट कंट्री जैसे यूएसएसआर हो गया। तो इंडिया और कुछ ऐसे कंट्री थे जिन्होंने बोला कि हमें ना तो कैपिटलिस्ट कंट्री का साथ देना है ना ही हमें सोशलिस्ट कंट्री का साथ देना है, और ये अपना अलग से ही एक सबमिट किए और अपना ग्रुप बना लिए जिसको नैम बोलते हैं। तो इसमें ये देखें कि अफ्रीका और एशिया कॉन्फ्रेंस हुआ एक, ये ओरिजिन इसका यहीं से हुआ था कि बांडोंग में एक इंडोनेशिया में है 1955 में, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ और उस कॉन्फ्रेंस के थ्रू नैम को बनाया गया, और इसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस कहा गया, बेलग्रेड में हुआ 1961 में, और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द इंडिया, यूगोस्लाविया जो कि अभी टूट गया है, इजिप्ट, घाना और इंडोनेशिया। तो इसमें टोटल जो है अभी 120 मेंबर्स हैं, जबकि 2018 तक के डेटा की बात करें 53 कंट्रीज जो हैं वो अफ्रीका से आती हैं, 39 एशिया से आती हैं, 26 जो है लैटिन अमेरिका से, और कैरेबियन से 2 और यूरोप से आती हैं जैसे कि बेलारूस और अजरबैजान हो गए। तो टोटल 17 कंट्री और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको नैम को ऑब्जर्व करते हैं। हमारा 26 टॉपिक है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी हमने देखा क्या ओपेक ने एक रिपोर्ट निकाला और उसने बोला कि जो अभी कमिंग टाइम है उसमें ऑयल की डिमांड जो है कम होगी इंटरनेशनल लेवल पे, ऑयल की प्रोडक्शन को कम करना होगा ताकि उसके प्राइस को हम मेंटेन कर सके। इसी तरीके से एक रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा निकाली गई और उसने भी सेम ही बातें बोली कि जो ऑयल OECD जो ग्रुप्स हैं उनको जो है प्रोडक्शन को कम करना होगा, अदरवाइज प्राइस वोलेटिलिटी जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो IEA की बात करें तो हम तो एक पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि
फ्रेमवर्क जो है और OECD के उसके बेस पे इस्टेब्लिश हुआ था। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1974 में, और जबकि 1973 में जब ऑयल की क्राइसिस हुई उसके बाद 1974 में इसको बनाया गया था। इंडिया जो है वो IEA का मेंबर नहीं है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीसा 2021। पीसा 2021 बेसिकली इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अभी MHRD मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि पीसा 2021 में इंडिया जो है पार्टिसिपेट करेगा। ये वर्ल्ड वाइड जो है जो OECD मेंबर्स हैं और इसके बहुत सारे ऐसे नॉन मेंबर्स नेशंस हैं जो पीसा को ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो 15 ईयर्स ओल्ड स्कूल बच्चे होते हैं उनको चेक किया जाता है, उनके परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है डिफरेंट फील्ड में, चाहे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, रीडिंग हो या कुछ लॉजिकल चीज़ें हो, सब में इनको जो है जज किया जाता है और इससे पता किया जाता है किस कंट्री में एजुकेशन का लेवल कैसा चल रहा है। और ये फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था 2000 में, और उसके बाद हर तीसरे साल पे पीसा होता है। इंडिया ने जो पार्टिसिपेट किया था जो है 2019 में, उसके बाद इसने छोड़ दिया था क्योंकि इंडिया की रैंकिंग बहुत ही कम आई थी और इंडिया का ये कहना था कि ये जो अनलॉजिकल पूरा क्वेश्चन पूछा गया था। और फिर अभी इस साल इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ है वहाँ पे इसको वहाँ के स्टूडेंट जो है इसको पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया ने अभी बेसिकली क्या किया कि RCEP को ड्रॉप आउट करने की बात की। इसने बोला कि जो हमारे यहाँ के फार्मर्स हैं, जो MSME सेक्टर्स के लोग हैं और जो डेयरी सेक्टर्स के हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा घाटा हो रहा है। RCEP बेसिकली है क्या? RCEP एक प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके बीच में जो एशियन कंट्री है, एशियन कंट्री का हम यहाँ देख सकते हैं जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रूनी, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस और म्यांमार। ये जो 10 कंट्री हैं, ये बीच में ये जो है कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं जिसका नाम एशियान है। और इसके अराउंड जो 6 कंट्री है जैसे इंडिया हो गया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये जो है कि इसके एशियान +6 के मेंबर हैं। और इनके बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि जो भी प्रोडक्शन होगा गुड एंड सर्विसेज का, इनके बीच में कोई भी टैरिफ या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो इसी पे इंडिया जो है बोला कि क्योंकि जो 16 मेंबर में 11 मेंबर्स जो हैं ऑलरेडी इंडिया उनके साथ जो है कि घाटे में चल रहा है, इसलिए उसने बोला कि हम इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हम ड्रॉप आउट करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ जो फार्मर्स, MSME और डेयरी सेक्टर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा घाटा हो रहा है। RCEP जो है वो लॉन्च हुआ था 2012 में, एशियन समिट हुआ था कंबोडिया में उसके थ्रू। और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया जो 8 जो RCEP अभी जो बीजिंग में हुआ उसमें। और इसने चाइना को बोला कि जो आप प्रपोज कर रहे हो मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट RCEP में, वो बेसिकली ना सिर्फ इंडिया को, बस इंडिया के अलावा और भी बहुत सारी कंट्री हैं जिसमें ट्रेड इम्बैलेंस करेगा, इसलिए आप जो है जो मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको वापस ले लो RCEP से। और इंडिया ये भी चाहता था कि ना केवल गुड्स को बल्कि सर्विसेज का भी जो फ्री ट्रेड किया जाए, बट लेकिन RCEP के और मेंबर्स जो है इसको नहीं माने, वो बस गुड्स की बात कर रहे हैं। इंडिया चाहता है कि इसमें गुड और सर्विसेज दोनों का जो है फ्लो हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 14 ईस्ट एशिया समिट का। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 14 ईस्ट एशिया समिट को अटेंड किया जो कि बैंकॉक में थाईलैंड में था। और ये अगर हम ईस्ट एशिया समिट की बात करें तो इस्टेब्लिश हुआ था 2005 में और ये 18 कंट्रियों का फोरम है। 18 कंट्री कौन से हो जाएंगे, जैसे हमने देखा अभी एशियान जो कि बीच के जो 10 मेंबर्स हैं इसमें हमने देखा था। और इसके बाद 6 मेंबर जो है एशियान +6 जैसे कि यहाँ पे हो गया इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और 2 मेंबर्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट और रसिया है। तो ईस्ट एशिया समिट में हुआ उसमें प्रायोरिटी किस चीज़ को दी गई? इसमें प्रायोरिटी दी गई इन्वायरमेंट और एनर्जी को, एजुकेशन को, फाइनेंस को, ग्लोबल हेल्थ इशू एंड जो पैंडेमिक डिजीजेज हैं, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट को और एशियन कनेक्टिविटी को। फर्स्ट टाइम जो ये ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ था वो 2005 में मलेशिया में हुआ था और इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है ईस्ट एशिया समिट का।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एशियान रिव्यू फॉर फ्री ट्रेड पैक्ट। अभी जो एशियान का फ्री ट्रेड पैक्ट है, इंडिया ने बोला कि इसको रिव्यू किया जाए क्योंकि इंडिया इसके साथ बहुत ही ज़्यादा लॉस में चल रहा है। तो हमने देख लिया था एशियान जो है 10 मेंबर कंट्री हैं, जो फॉर्म हुआ था 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के द्वारा। बाद में और भी मेंबर इससे जुड़ गए। और अगर इंडिया एशियान देखें कि क्या ओवरव्यू क्या है इंडियन एशियान ट्रेड रिलेशन का, तो इंडिया ने बेसिकली क्या हुआ था कि जो एशियान है उसके साथ बहुत रीजनल और सब रीजनल लेवल पे एक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन किया था डिफरेंट मेंबर्स से कि किसके किसके साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेरिस पीस फोरम। ये पेरिस पीस फोरम बेसिकली उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इतना जानना है कि ये मतलब पेरिस में अभी रिसेंटली हुआ और ये नवंबर 2018 में जो है पेरिस पीस फोरम को बनाया गया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बेसिकली क्या है कि ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अभी जो म्यांमार में रोहिंग्या कम्युनिटी के खिलाफ जो भी एक्शन हुए हैं, जिस तरीके से उनको वहाँ से निकाला गया, उसके खिलाफ जो है कि आईसीसी ने बोला कि हम उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट भी इस चीज़ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। इंटरनेशनल अगर हम आईसीसी की बात करें तो एक तरीके की इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है जिसका लोकेशन है, जिसका हेड क्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। अगर हम आईसीसी या जो है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हम बात करें, दोनों का हेड क्वार्टर जो है नीदरलैंड में है। डिफरेंस ये है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो यूएन की बॉडी है, लेकिन आईसीसी जो है यूएन की बॉडी नहीं है। तो ये 2002 में जो है कि इस्टेब्लिश किया गया था इसको, और भले ही ये आईसीसी जो है कि यूएन के पार्ट नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करती है इनको। और अगर इसमें देखें तो टोटल अभी 122 मेंबर हैं, 42 स्टेट्स जो हैं नॉन पार्टी या एक तरीके की बस सिग्नेटरी मेंबर्स हैं। आईसीसी का जो जुडिक्शन पावर है वो या तो इंटरनेशनल क्राइम ऑफ जीनोसाइड, जैसे अभी जिसको नरसंहार बोलते हैं, उस पर ये एक्शन ले सकता है, या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो, या क्राइम्स एग्रेशन या कोई वार क्राइम हो। इसमें किसी भी अगर कोई भी केस है तो उसमें आईसीसी जो है जुडिक्शन कर सकता है। आईसीसी का अगर हम देखें, ये ऐसे नहीं कि कहीं भी अगर कुछ हुआ तो वो जाके इन्वेस्टिगेशन करने लगेगा। ये इन्वेस्टिगेशन तब करता है जब वहाँ की खुद की गवर्नमेंट या वहाँ का जो भी कोर्ट है वो मतलब कि अनसक्सेसफुल हो, नहीं कर पाए इन्वेस्टिगेशन, या वहाँ की जो सरकार है वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो, तो ऐसे केस में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो एक्शन ले सकता है। और इसमें या तो तभी एक्शन ले सकता है अगर यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसको रिकमेंड करे कि आप इस केस में एक्शन लो, तब ऐसे केस में भी एक्शन ले सकता है। हम डिफरेंस में देखें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे और आईसीसी में क्या डिफरेंस है, तो आईसीजे जो है 1946 में बना था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और बहुत पुराना है, और जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट देखे थे 2002 में बना था। और दोनों का जो है हेड क्वार्टर हम देखें तो वो हेग नीदरलैंड में है, और ये आईसीजे जो है कि यूएन की बॉडी है, जबकि आईसीसी जो है यूएन की बॉडी नहीं है। मेन डिफरेंस यही है इन दोनों में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है AIIB। AIIB बेसिकली जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अभी इसने मुंबई को जो है $500 मिलियन दिया कि ताकि वहाँ का जो सबर्बन रेलवे नेटवर्क है उसको एक्सपेंड किया जा सके, बढ़ाया जा सके। अगर हम AIIB के बारे में ज़्यादा जानें तो ये एक तरीके की इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कि जो 2016 में फॉर्म हुआ था, और ये बैंक जो है इसको प्रपोज किया था चाइना कि हमें इस तरीके की कोई बैंक बनानी चाहिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एशिया में। और इसका हेड क्वार्टर जो है वो बीजिंग में है, चाइना में है। तो जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है एशिया पैसिफिक रीजन में प्रोवाइड करता है, और ऐसा नहीं है बस एशिया में बल्कि बियॉन्ड द एशिया में अगर कोई इसे लोन लेना चाहे वो ले सकता है। करेंटली इसमें 74 मेंबर्स हैं और 26 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड। और इसका अगर हम टोटल देखें कि कैपिटल कितना है तो $100 बिलियन जो है डॉलर का इक्विवेलेंट इसका कैपिटल है, या हम कह सकते हैं कि जो 2/3 कैपिटल है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का 2/3 इसमें है कैपिटल, या वर्ल्ड बैंक का हाफ कैपिटल जो है AIIB में है।
इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है AIIB का, चाइना के बाद। लेकिन अगर हम लोन देखें कि इसमें से कौन कंट्री सबसे ज़्यादा लोन ली है, तो AIIB से सबसे ज़्यादा लोन लेने वाली जो है वो इंडिया है।